तो 5 की आंच में आज अल्पसंख्यकों की बात, जी इनकी बात जरूर होती है। जब चुनाव का जिक्र हो तब बात होती है, जब आपका वोटिंग परसेंटेज दाहिने और बाएं से सारी तिकड़म लगाने के बाद भी गड़बड़ा रहा हो तब भी इनकी बात होती है, लेकिन इनकी सिर्फ बात होती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक चल रही है। अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के नाम पर सिर्फ वोट की सियासत के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यकों की बात करे तो भला कांग्रेस कैसे चुप रहे। इस बैठक पर कांग्रेस निशाना भी साध रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है। देश में 2024 में आम चुनाव भी होने हैं। पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। हर उस वर्ग को साधने की कोशिश है जिससे सियासी फायदा मिल सके। इलेक्शन में अल्पसंख्यक भी काफी अहम हैं। इसके साथ के लिए रणनीति बनाई जा रही है। रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी समेत बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों को साधने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति तो बनाई जा ही रही है, छत्तीसगढ़ पर भी खास फोकस है। बीजेपी पर अक्सर बहुसंख्यकों की सियासत के आरोप लगते हैं, लेकिन पार्टी ये बता रही है कि छत्तीसगढ़ समेत देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति ठीक नहीं। जमाल सिद्दीकी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सिर्फ सियासत करने के आरोप लगाए हैं। उस प्रवास योजना में हम लोग गए थे। हमको लोगों ने कहा कि जो कांग्रेस सरकार है ये तो कहती है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन कुछ भी नहीं करती है और झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है। इन्होंने जो माननीय रमन सिंह ने हज हाउस की जगह दी थी और साथ में 1,25,00,000 रुपया सैंक्शन किया था, उसका कुछ भी काम नहीं किया और ऊपर से दिखाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इश्तेहार दिया कि हम हज हाउस का भूमि पूजन करने जा रहे हैं और वहां मुख्यमंत्री भी आए। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। वहां मुख्यमंत्री जी आए और उन्हें बाउंड्री वाल बना के दिया। मैं निंदा करता हूं इसकी। ऐसे सारे जो काम रमन सिंह की सरकार कर रही है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो सरकारें जो कर रही है, जो झूठ बोल रही है, उस झूठ का बुर्का फाड़ने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा आंदोलन करेगा। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को जोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने इस पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े नेता के घर लव जिहाद हुआ है। ये बैठक उसी पर चर्चा के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के लड़की का लव जिहाद हो गया है, उसके बारे में कुछ चर्चा होगी शायद। बीजेपी हो या कांग्रेस, अल्पसंख्यकों से सभी को आस है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को साधने के प्रयास किए जा रहे हैं। पार्टियां ये साबित करने में जुटी हैं कि अल्पसंख्यक की वो हितैषी हैं। इस दौरान सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दें। शारिक खान साहब, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा, स्वागत है आपका। इसके अलावा शकील अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से। शारिक खान साहब, लेकिन पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों पर फोकस किया जाए तो आखिर हमलावर होने की नौबत क्यों आए, एक बात। दूसरी बात कि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही केंद्र की योजनाओं का बेहतरीन लाभ मिला है। जी शारिक खान साहब। यहाँ पर एक अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है और दूसरी ओर कल उनके द्वारा उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 40% की कटौती की जाती है। तो ये कहाँ से और किस मुंह से अल्पसंख्यकों को विकास की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चुनावी माहौल और उसको कैश करने के लिए अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति की है और अल्पसंख्यकों की हितैषी बनने का ढोंग करती है भारतीय जनता पार्टी। और उन्होंने एक अल्पसंख्यक जो अपनी पार्टी के अंदर भी है उनको एक हमेशा एक शो पीस टाइप केवल चुनाव के समय एक शो पीस और के चेहरे के तौर पे उपयोग करती है। और सरासर ये गलत बात है कि यहाँ पर केंद्र की योजनाओं का किसी भी तरह से लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं सर्वहारा वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किया। स्टार्टअप योजनाओं के आंकड़े आप देख लीजिए
इसके अलावा जो स्कॉलरशिप हैं अल्पसंख्यकों को लेकर, उसके आंकड़े आप देख लीजिए। केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया है, ये वही संस्थाएं कह रही हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अव्वल बताती हैं। देखिए, एक संस्थानों के कहने पर आप मत जाइए, धरातल में आप जाके देखेंगे तो जो केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, उसके द्वारा अगर यहाँ पर जो प्रदेश के अगर 2000 छात्र आवेदन करते हैं तो बमुश्किल से 200 छात्रों का पास होता है। इसके अलावा इन्होंने जो मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप स्कीम है, इसमें कटौती की है, और जो उच्च शिक्षा के लिए जो फेलोशिप दी जाती थी उसे तो पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक और विशेषकर मुसलमानों को एक अब्दुल पंचर वाला ही बनाए रहना चाहती। वे नहीं चाहती कि वे आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करें, राष्ट्रीय राजनीति या चाहे समाज रहे उसमें मुख्य धारा में आए। जी जी जी, चलिए शकील अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अहमद साहब, अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक चल रही है, माना यह जा रहा है अल्पसंख्यकों को साधा जाएगा। पहले तो जब हम अल्प और संख्यक की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें मुसलमानों को ही गिना जाए, ईसाइयों को ना गिना जाए? ये थोड़ा साफ कर दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और एक चीज बताना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में है कि बैठक, कोई भी कार्य योजना तैयार करने से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर बैठक करती है, प्रदेश स्तर पर बैठक करती है, जिला स्तर पर बैठक करती है, मंडलों स्तर तक बैठक। ये उनका रूटीन काम है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले वो कार्य योजना तैयार करती है। जिस प्रकार से तारिक भाई साहब बोल रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक समाज को खाली ये मुखौटा रख के रखते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना मुसलमानों को सम्मान दिया है, जितना अधिकार दिया है, और मोदी जी के सरकार में आज जो भी योजनाएं बन रही हैं, आप जवाब पूरा करिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, अरे एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया। तकरीबन 395 आपके सांसद हैं उच्च सदन और लोकसभा में मिलाकर। आप मुझे सांसदों में मुस्लिमों की संख्या बता दीजिए, या छोड़िए केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुसलमानों की संख्या आप बता दीजिए। भाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी लगातार पिछले 5 वर्ष भी मंत्रिमंडल में रहे मोदी सरकार में, और अभी लगातार 4 वर्षों तक उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल में उन्होंने पूरे देश की सेवा किया है। जी जी, हाँ, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं कि बाकायदा मौका दिया जा रहा है, या आप सवाल कर रहे थे, मैंने जवाब दे रहे थे, मैंने ऐड ऑन किया था, तो प्लीज। बाकायदा अभी कश्मीर से भी अभी राज्यसभा सांसद के रूप में एक अल्पसंख्यक चेहरा को मोदी जी ने आगे किया है। मध्य प्रदेश से भी अल्पसंख्यक चेहरे को मोदी जी ने आगे किया है, और हर प्रांत में ऐसे लोगों को मोदी जी अल्पसंख्यक के समाज के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोग देश सेवा में लगे हैं, समाज सेवा लगे में हैं, और राष्ट्रवाद विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी, सबका साथ सबका विकास, इस अवधारणा पे आपकी सरकार काम करती है, लेकिन चर्च तोड़ दिए जाते हैं कई जगह पर। जी, वो घटना आज छत्तीसगढ़ में हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम कांग्रेस का है। पिछले 15 वर्षों में एक भी दंगा छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, एक भी चर्च नहीं तोड़े गए। क्या इन 4 वर्षों में जितनी घटनाएं धार्मिक भावनाओं को लेकर हुई है भूपेश बघेल की सरकार में, आप बता दें पिछले 15 वर्षों में एक भी ऐसी कोई घटना हो तो? जी, ये सवाल शारिक साहब आपने सवाल सुना होगा, पिछले 4 वर्षों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी, चर्च तोड़े जा रहे हैं आपके रहते हुए। देखिए शकील साहब, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाइंदगी करते बैठे हैं, तो वो अपने पार्टी की जो करतूतें हैं या जो अल्पसंख्यक विरोध है, चाहे मुस्लिम क्रिश्चियन विरोधी जो कृत्य है, उस पर पर्दा डालने का काम वे अवश्य करेंगे। लेकिन 4 साल में जो घटनाएं हुई है उसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर का काम देखने का राज्य सरकार को है। हिंदू सेना कवर्धा से लेकर लॉ एंड ऑर्डर आपके पास काम देखने का काम राज्य सरकार को है। लॉ एंड ऑर्डर का काम देखने का भाई, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और लॉ एंड ऑर्डर काम देखने का काम राज्य सरकार का है। पिछले 15 वर्षों में एक भी छत्तीसगढ़ में धार्मिक भावनाओं को लेकर कोई भी ऐसा घटना आप बताएं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, और छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, धार्मिक घटनाओं को लेकर कभी
मंदिर में कोई घटनाएं हो रही हैं, कहीं मस्जिद में कोई घटनाएं हो रही, कभी चर्च में कोई घटनाएं घट रही है। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी घटनाओं को यह सरकार बढ़ावा दे रही है। ठीक ठीक ठीक, आंकड़े चलिए देखिए मैं ना, शाहरुख खान साहब अब पीछे आपके कौन पास है? आना चाह रहा हूं, आपके इन पास आना घटनाओं चाह रहा के हूं। पीछे किसी कांग्रेस एक अवधारणा पुष्ट हुई है इस देश में, या किसी कांग्रेस संगठन के हाथ नहीं है। इन सभी घटनाओं के पीछे इस तरह के जो नहीं, उन्होंने अगर तो कोई भारतीय जनता नहीं, पार्टी शकील का अहमद साहब ने तो कार्यकर्ता एक सेंटेंस में कह दिया ना, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कार्रवाई करो, कानून व्यवस्था आप आपकी कार्रवाई जिम्मेदारी करो। है। आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, आप कार्रवाई करो, आप उनको जेल में चलिए डालो, शाहरुख खान साहब, आप उनको कार्रवाई करो। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी घटना को अंजाम देता है तो आप कार्रवाई करो, आप स्वतंत्र हो, आप जेल में डालो उनको। माननीय मुख्यमंत्री इन 4 वर्षों में ठीक है, चलिए ना, अरे अभी चुनाव आने में वक्त है। शाहरुख खान साहब एक सवाल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने को अंदर किया अभी ठीक तक? है शकील अहमद साहब, एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। एक सवाल शाहरुख खान साहब आपसे कि दक्षिण के सांसद को पत्र लिखना पड़ा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर। सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया कि कट्टर हिंदुत्व हमारी पहचान नहीं है, हम सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी हैं। आज की भाषा में, बिजनेस की भाषा में इसे यूएसपी कहा जाता है। आखिर वो पत्र लिखने की नौबत क्यों आई? क्या कांग्रेस भी किनारा कर रही है इस तरह के कैंडिडेट से, या इस वजह से कि बहुसंख्यक वोट हमसे छिटक जाएगा? शाहरुख खान साहब, देखिए, कांग्रेस ने कभी अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक या किसी धर्म को लेकर राजनीति नहीं कही है। हमारे महान संविधान ने सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों को एक समान अधिकार दिया है। तो कांग्रेस पार्टी की नीतियां भी उसी समान अधिकार पर सभी को लेकर चलने की है। अगर ये कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी से जुड़ा नेता कुछ बयान दिया या उनकी व्यक्तिगत अच्छा शाहरुख खान साहब, आपने पीसीसी दफ्तर में इफ्तार इस बार इफ्तार में हिस्सा लिया आपने पीसीसी दफ्तर में, या संयोग से भोपाल का भी रहे हो तो वहां इफ्तार में आजकल पार्टियां हो रही हैं, इफ्तार दिया जा रहा है? देखिए, इफ्तार को राजनीति से जोड़ना एक नहीं मैं जोड़ नहीं रहा, कैसी बात कर दी, मैं राजनीति से जोड़ूंगा नहीं, लेकिन इफ्तार एक इबादत के महीने में जो रोजदार भाई रहते हैं वे अपने उनके रोजा को खोलने के लिए एक वो कर सकते हैं, वो कोई भी दे सकता है। और उसमें उनके तपस्या में और उनके इफ्तार पार्टी में समाज के सभी वर्गों को, चूंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर सभी समाज के लोग एक गुलदस्ते की तरह है, तो यहाँ पर सभी लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। वही मेरा कहना, गुलदस्ते में क्या हो रहा है ना, गुलदस्ते में कुछ फूल बड़े हो गए। कई आपके पीसीसी दफ्तर हैं कई प्रदेशों के, वहां गणेशोत्सव होता है, इस वजह से ये सवाल था। खैर, मैं इससे थोड़ा हट रहा हूं। शकील अहमद साहब, सवाल मेरा अब आपसे है, जो भारतवर्ष में जो उत्सव होते हैं वो कांग्रेस में अगर मनाया जाता है तो किसी तरह की कोई इसमें गलत नहीं मानता। चलिए मैं शकील अहमद साहब आपके पास आ रहा हूं। 1925 से 40 हेडगेवार और जी भाई भारत के मुस्लिम जी यवन सर्प हैं। अब भागवत साहब का दौर है, भागवत साहब कह रहे हैं कि नहीं डीएनए एक ही है और सभी मिलजुल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि किसी तबके को लेकर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। कोई परिवर्तन शकील अहमद साहब, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत का हर व्यक्ति, चाहे वो जो भी जिस धर्म जाति में अपना जीवन यापन करता है, वो पहले भारतीय है। उसका पहला उद्देश्य है राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवादी विचारधारा में काम करने का। उसीलिए उनका एक ही नारा रहता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के की बैठक में जब ये बोला गया, बनाने की कोई वजह रही होगी ना शकील अहमद साहब? तो कांग्रेस जी नहीं, विषय वही है कि हमको सबको एक साथ लेके चलना है। जो भ्रांतियां कांग्रेस पिछले 75 वर्षों से फैला के रखी है इस देश में कि भाजपा को जो और मुस्लिमों को जो दूरी बना के भाजपा मुसलमानों के बीच भाजपा का डर पैदा करना, इनकी एक ही पॉलिसी रही है यो। और इन 75 वर्षों में इन्होंने कांग्रेस के जितने भी नेता रहे उन्होंने मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज का सिर्फ शोषण किया है। जी, राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा के साइड इफेक्ट हैं। 4 वर्षों में ये भारत जोड़ो यात्रा के इफेक्ट हैं जो आप पर पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की अपनी यात्रा है, कोई वो राजनीतिक यात्रा नहीं है या कोई ऐसा देश का कोई संवैधानिक यात्रा है। राहुल गांधी जी स्वतंत्र हैं, वो यात्रा करें, वो पैदल चलें, वो जो भी करें, वो अपने स्वतंत्र हैं वो। जी,
लेकिन उसके असर के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है, उन्हें फिल्मों के बारे में बोलना पड़ा। संघ प्रमुख कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, बिना उनके जनता कल्पना पार्टी नहीं की जा विश्व सकती। की सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी के पद यात्रा से किसी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी पे असर पड़ने वाला नहीं है। जी जी। और शाहरुख खान साहब, आपके पास कोई रिएक्शन हो बहुत शॉर्ट में प्लीज। और ना ही देश की राजनीति में कोई असर पड़ने वाला भारत है। जोड़ो यात्रा का साइड इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ। जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी को भारत यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, सबका प्यार और स्नेह इतना भरपूर उमड़ा है। और जो एक उनकी कठिन, एक इसे मैं तपस्या ही कहूंगा कि उन्होंने एक एकता का संदेश लेकर, एक भाईचारे का संदेश लेकर और एक लोगों को जोड़ने के लिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उसका असर निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम के रूप में सामने आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस यात्रा से एलर्जी होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही एक बिखराव की राजनीति करना है, लोगों को तोड़ने का है। तो आज जो समाज में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की जो कुरीतियां फैलाई है, जो इस तरह के भेदभाव फैलाया है, उसी को दूर करने के लिए आदरणीय राहुल जी एक प्यार का संदेश लेकर इस यात्रा पे निकले। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्षस्थ नेताओं को इसका एक इफेक्ट जरूर नजर आएगा। जी जी। शाहरुख खान साहब और शकील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी चर्चा हुई, बहुत सारे सवालों के जवाब भी निकले, मछली बाजार जैसी फीलिंग भी नहीं आई। एक और खास बात है कि तकरीबन 37% सारी कवायदों के बाद भी अगर वोट परसेंट 37-38 के पास आ जाए, दूसरा सबसे बड़ा तबका अगर है तो वो मुसलमानों का है। बात जब अल्पसंख्यकों की हो तो उसमें ईसाइयों को भी गिना जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी गिना जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि पूरे के पूरे 3 से 4 गांव अगर निकलकर आ जाएं, प्रदर्शन करने लगे, तो सभी के चेहरे पर, सभी की पेशानी पर बल आ जाता है। छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से, आक्रामक तरीके से रणनीति बदलने की जरूरत बीजेपी को है और वही नजर आता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।